बार जो आपके प्राथमिक डॉक्टर होते हैं, प्राइमरी डॉक्टर्स जिनको आप फिजिशियंस कहते हैं, उनसे भी इस तरह की जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है। हालाँकि ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि कई डॉक्टर्स बहुत जागरूक होते हैं और वो जो भविष्य में आने वाली बीमारियाँ या समस्याएँ हैं, उसके बारे में अपने पेशेंट्स को पूरी तरीके से जानकारी देके पहले ही जागरूक कर देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो पूरी तरीके से ईएनटी पे आधारित है। हमारे साथ इस वक्त एक बड़े ही जाने-माने विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनका सबसे पहले परिचय देना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज से। तो इनसे हम कुछ ज़रूरी जानकारी आपके लिए साझा करेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो डॉक्टर पंकज कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस यूट्यूब चैनल धन्यवाद। पे। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि जो ईएनटी की समस्याएँ हैं, उसके बारे में मरीजों को जानकारी नहीं होती है। बहुत कम ऐसे मरीज हैं जिनको इसके बारे में पहले से जानकारी होती है और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से अपनाते होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईएनटी से संबंधित परेशानियाँ, कुछ ऐसी परेशानियाँ जो ख़ास तौर से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी एएस के मरीजों में देखी जाती है। तो सबसे पहले पहला और बुनियादी सवाल आपसे होगा कि ईएनटी के लिहाज से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीजों में वो कौन सी परेशानियां हैं जिसका जोखिम उनको बना रहता देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मतलब इससे जो हमारे लोग जो सुनेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। है? जी। ईएनटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और एक इम्पोर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें होना चाहिए, जी। क्योंकि ईएनटी एक ऐसा विषय है जिसपे काफ़ी देरी से लोग पहुँचते हैं स्पेशलिस्ट के पास। जी। तो जो आपका टॉपिक है एन्कोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये बहुत ही कॉमन है आज के डेट में, क्योंकि जो दिनचर्या है हम लोगों का, जिसमें कि हमें बैठने का, सोने का और जो हमारा पोस्चर पोजीशन होता है वो प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। जी। विशेषकर तो जो आपका टॉपिक है एक जो एजेड पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उसमें जी। बहुत ज़्यादा ये बीमारियाँ देखने को आ रहा है। तो इसका जी। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आता है कि आपको अ, इस बीमारी से चक्कर आना, आपका जिसको कि हम वर्टिगो बोलते हैं, जी। और ये चक्कर का जो बीमारी है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी समय कहीं पे भी वो पेशेंट गिर सकता है। तो जी। इसके लिए हमें जो है ईएनटी सर्जन से जाके दिखवाना चाहिए कि एनिकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है बोन के कारण कहीं बोन सर्वाइकल बोन का कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, या सम टाइम जो है बोन ओल्ड एज में क्या होता है कि कंप्रेस हो जाता है। जी। तो वो भी तो एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि ये जो एनिकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ जो वर्टाइगो आता है, तो उसमें ईयर का चेकअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सम टाइम जो है, जो चक्कर आती है इस विषय से, उसको हमारे कान का जाँच ईएनटी विशेषज्ञ के द्वारा कराना चाहिए, और उसके द्वारा जो होता है कि हम सुनाई की जाँच भी करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कोई इनर ईयर में कोई बीमारी तो और उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको भी रूल आउट करना चाहिए। ओके। इसके अलावा जो है एज के साथ जो है बहुत सारी बीमारियाँ जो है कि कॉमन होता है, जो सबसे कॉमन होता है कानों में सुनाई नहीं देना, जिसको कि ओके। हम लोग बोलते हैं प्रेस्बाइकोसिस। तो इसका स्क्रीनिंग होना चाहिए एक एज के बाद। हमारा जो ओरल कैविटी है, जो हमारा मुँह है, उसका स्क्रीनिंग कराना चाहिए, जिससे कि सम टाइम हमारे दाँतों का हाइजीन देखना पड़ता है, ओरल कैविटी का हाइजीन देखना पड़ता है, गले का एग्ज़ामिनेशन कराना चाहिए। बहुत सारे लोग तम्बाकू, सिगरेट और इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो वैसे पेशेंट को ख़ास करके अपना स्क्रीनिंग एक एज के बाद और समय-समय पे अपने नज़दीकी ईएनटी विशेषज्ञ से जाँच कराना चाहिए। जी। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक समस्या जो बड़े बड़े कॉमन रूप में सामने आता है अक्सर, हाँ, जब एड्स के मरीजों से बात होती है तो वो अक्सर शिकायत करते हैं। और ये समस्या ऐसी है कि इसमें न केवल उम्र दराज, बल्कि जो युवा जो एस फाइटर्स होते हैं, एस वॉरियर्स,
उनमें भी ये समस्या पाई जाती है। खास तौर पे जबड़ों में जो है वो दर्द की स्थिति पैदा होती है। मतलब ये अक्सर शिकायत सुनने में मिलती है कि जबड़ों के इस हिस्से में काफ़ी दर्द का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये क्या है, मतलब ये किस तरीके से होता है, क्यों होता है, और मतलब किस हद तक मरीजों को लिमिटेशंस में बांध सकता है, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें। देखिए क्या है कि जो जबड़े का जो दर्द होता है कि विशेष करके ये देखा जाता है कि आपका डेंटल हाइजीन कैसा है, जी। आपका डेंटल कैरीज कैसा है, आपका ओरल कैविटी एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और जो हमारा जॉइंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, जी। बहुत सारे मरीजों में ये देखा गया है, विशेष करके जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं, पान का सेवन करते हैं, हम्म। मिट्टी सुपारी का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को ये खास करके ये बीमारी उत्पन्न होता है। जी। और ये जॉइंट का जो जबड़ों का जो दर्द की बात जो आप कर रहे हैं, जी। उसमें ये होता है कि आपका कंप्लीट ईएनटी एग्जामिनेशन आपको कराना चाहिए और इसमें देखना होगा कि किस कारण से जबड़ों का दर्द है। कहीं उस जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है, या फिर वहाँ पे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर कोई ऐसा बीमारी तो उत्पन्न नहीं हो रहा है जिसके कारण पेन जो है आपका रेडिएट हो रहा है। तो उस जी। चीज़ को भी हमको रूल आउट करना चाहिए और कंप्लीट डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर दर्द उस हमेशा अगर आपको रहता है तो उसके लिए हम लोगों को एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे से आपका ये पता चल सकता है कि जो जॉइंट है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट कहीं अपनी जगह से वो खिसक तो नहीं गया है, कोई जी। बोन का कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो वो हमें एक्सरे से और डेंटल सर्जन से और ईएनटी जो सर्जन हैं उनसे जाके उनको चेकअप कराना चाहिए और तभी हम डायग्नोसिस बता सकते हैं कि किस वजह से ये जो है जबड़ों का दर्द उनमें रहता है। जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, तो उसमें एक मुख्य कारण होता है कैरीज टूथ, दांतों का एब्सेंस होना, दांत निकल जाना, एक एक के साथ दांत हमारे निकल जाते हैं। तो हम्म। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका अगर एक साइड का दांत है और दूसरे साइड का दांत नहीं है, तो आप एक ही साइड से चबाने की कोशिश करते हैं। जब एक साइड से जब खाना चबाएंगे तो नेचुरल है कि दूसरे साइड में आपका ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने का चांस रहता है। तो डेंटल डॉक्टर से दिखा के जो भी डेंटल प्रॉब्लम है उनको उनको दिखाना। जी। एक इसी से संबंधित एक और सवाल है सर। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिन लोगों को जो एस मरीज हैं एंकाइलोजिंग के, उनके ये नेक के हिस्सों में नसों में दर्द होता है, मसल्स में, सॉरी, जो मसल्स हैं, जो नर्व हैं उसमें। तो क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन नसों का और जो मसल्स हैं उनमें दर्द का रिफ्लेक्शन उनके जबड़ों में आए और जबड़ों की पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकती है, मतलब स्टिफनेस ऑफ जो जॉ है वो हो सकता है क्या सर ऐसा? जॉ स्टिफनेस के कारण क्या है कि अगर आपका एडिक्वेट माउथ ओपनिंग नहीं हो रहा है, हम्म। जब आपका बोन जो है एक एक प्लेस पे नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपका नेक का जो मसल है या माउथ का जो मसल है, जो जी। हमारे फेस का जो मसल है, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसके ओके। कारण कि पेशेंट को लगता है कि मेरे नेक में पेन हो रहा है या जी। कोई नस जो है कंप्रेस हो रहा है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जबकि आपका मसल अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और जो पेशेंट को ओपनिंग माउथ में डिफिकल्टी आ रहा है, तो उस कारण से पेशेंट को ये सब दिक्कतें आने का चांस रहता है। ओके। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा है कि जो ये जो तमाम बीमारियां ओरल एंड ये ईएनटी से रिलेटेड हैं, ये सारी बीमारियां जो है ये इनका लेटेस्ट उपचार क्या है इस समय? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए कि लोग अपडेट होना चाहते हैं अक्सर इन समस्याओं को लेकर, खास करके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि लेटेस्ट उपचार क्या उपलब्ध है? क्या पहले से हम बेटर स्थिति में हैं? पहले से इलाज एडवांस हुआ है? और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी समस्या बन सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो इन बीमारियों में किस तरह का उपचार लेटेस्ट जो है वो मौजूद है? देखिए क्या है कि अ, कोई भी बीमारी होता है तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जी। इन्वेस्टिगेशन के आज के डेट में क्या है, सबसे पहले तो आपको ईएनटी चेकअप, कंप्लीट ईएनटी चेकअप, डेंटल चेकअप कराना चाहिए। जी। और किस टाइप का आपका
एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसको रूल आउट करना है। जी, फिर आता है नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में है आपका हमें एक्सरे करवाना चाहिए मैंडिबल का, टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट का। फिर ऑर्थोपेडोग्राम कराना चाहिए, हमें सीटी स्कैन करवाना चाहिए। तो जी, इससे आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा कि वहाँ पे क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है। माउथ अगर आपका एडिक्वेट ओपनिंग नहीं हो रहा है, जी, अगर आपका एनिकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या जबड़े का प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि किस ग्रेडिंग का उसका माउथ एडिक्वेट माउथ ओपनिंग नहीं है। तो आज के डेट में सर्जिकल प्रोसीजर भी क्या कहते हैं किया जा सकता है, जो कि ईएनटी सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन ये लोग इस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। तो जी, सर्जिकल अप्रोच भी है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी है इन बीमारियों का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीट चेकअप करने के बाद। जी। सर एक सवाल जब सर्जरी की चर्चा चली है तो एक सवाल जो है वो मन में आया है। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि जिनकी कुछ जबड़े से रिलेटेड सर्जरी होती है अक्सर उनके ये जो जबड़े का जबड़े की जो संरचना है वो बिगड़ जाती है, यानी उनका मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या सही है? मतलब किन स्थितियों में ये हो सकती है सर्जरी के दौरान? नहीं, ये जबड़े का जो टेढ़ापन है ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि जी, आज के डेट में बहुत ही एडवांस सर्जरी है और जी, एक्यूरेट सर्जरी होता है इन सब चीज़ों का। जी, और डिसफिगरमेंट डिपेंड करता है कि किस ग्रेडिंग का आपका जो है टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, हुँ, उसके बाद ही डिपेंड करता है। हाँ, हो सकता है कि अगर एडवांस स्टेज में अगर चला गया हो जी, और अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो उस जगह पे, तो हो सकता है फेशियल डिसफिगरमेंट थोड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो है पूरा का पूरा फेस बिल्कुल टेढ़ा हो जाना और इस तरीके का आज के एडवांस सर्जिकल फील्ड में चांसेस कम हैं। जी। अच्छा, अगर बात करें तमाम ईएनटी से रिलेटेड बीमारियों की, जनरल जो बीमारियां होती है वो हो गई, या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो बीमारियां होती है यानी उनसे जो को रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो इन बीमारियों से बचने के लिए मतलब क्या कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम रेगुलरली अपनाएं तो इस तरह की बीमारियां जो है वो नहीं होंगी, उसका जोखिम कम हो जाएगा? देखिए, इसमें बहुत सारा कारण होता है इस बीमारी का होने का। जी, ट्रॉमा हो सकता है या आपका जो है हैबिट है गुटखा खाने की, गुटखा या पान या इस स्मोकिंग, अगर इस तरीके का कोई हैबिट है तो उसके कारण से भी हो सकता है। अगर माउथ का कैंसर होता है उसके कारण से भी आपका इनएडिक्वेट माउथ ओपनिंग हो जाता है। हम्म, तो इसके लिए क्या है कि आपको रेगुलर ईएनटी चेकअप कराना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके साथ है तो अर्ली स्टेज में जाकर उनको दिखाइए। तो अगर डॉक्टर अर्ली स्टेज में देखेंगे तो ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। एक इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका एडवांस स्टेज में जॉइंट का ये प्रॉब्लम आता है तो आपका इनएडिक्वेट माउथ ओपनिंग हो जाता है, जिससे कि आपका डेली के खान-पान में दिक्कत आता है। आप प्रॉपर तरीके से माउथ ओपन नहीं कर पाते। तो आप जब माउथ ओपन ठीक से नहीं कर पाएँगे तो आपका खाना ठीक से नहीं चबा पाएँगे। खाना ठीक से नहीं चबाएँगे तो आपका डाइजेशन भी आपका डिस्टर्ब होता है। तो इन जी, सब चीज़ों का प्रॉब्लम इस बीमारी से आ सकता है। जी। सर एक सवाल और करना चाहूँगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं उनमें कई तरह की विटामिन्स की कमी होती है। जैसे कि आमतौर पे विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी अक्सर पाई जाती है। तो क्या इन विटामिन्स की कमियों का असर, और कैल्शियम भी एक विटामिन है जिसकी कमी ज़्यादातर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में है, तो क्या इन विटामिन्स की कमी उनके मसूड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उनके दांतों को नुकसान पहुंचाता है, या किसी तरह की क्या ईएनटी समस्या पैदा करता है? देखिए, जो भी हमारे बॉडी की संरचना है उसपे हर विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। जी, एडिक तो वो ये जो बोन है हमारा, जो जॉइंट है हमारा, ये भी एक तरीके का बोन है। जी, इसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत है, इसमें भी आपका विटामिन की ज़रूरत है। तो ये जितने भी हमारे बॉडी के बोन्स होते हैं, उसमें कैल्शियम सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर हमारा कैल्शियम डिफिशियंसी अगर है, तो ये बीमारी उत्पन्न हो सकता है जी, और इसीलिए हमें प्रॉपर डाइट रखना चाहिए और हर तरीके का डाइट रखना चाहिए। कैल्शियम का अगर इस टाइप का बीमारी हो रहा है तो आपका विटामिन डी3, सीरम कैल्शियम, इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करा के आपको अगर डिफिशियंसी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका उपचार आपको कराना चाहिए। जो भी आपके ईएनटी सर्जन होंगे या डेंटल सर्जन होंगे या ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, उनसे अ, अगर टेस्ट में कुछ भी एब्नॉर्मलिटी आता है तो हमें सप्लीमेंट विटामिन का या कैल्शियम का इस बीमारी के लिए लेना स्टार्ट कर लेना चाहिए। जी। सर एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, क्या मतलब अक्सर ये चीज़ें सामने आती है, अब ये मिथ है या हकीकत है ये तो आप क्लियर करेंगे। दरअसल एएस पेशेंट की जो पोस्चर होती है वो आगे की तरफ कर जाती है, तो उनके मसल्स और उनके नर्व पे इसका सीधा असर पड़ता है। तो क्या ऐसा संभव है कि आगे की ओर झुकने से जो नर्व या मसल्स में जो तनाव की स्थिति पैदा होती है वो काफ़ी हद तक जबड़े की समस्या लेकर आती है उनके शरीर में, या किसी तरह की ईएनटी की समस्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर 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 ऐसा कोई फॉरवर्ड अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉ का समस्या ही है। जी, आप ये देखेंगे कि अगर किसी को अगर इस टाइप का बोन प्रॉब्लम है या आगे की तरफ झुक रहा है, तो कहीं न कहीं उसके बॉडी की जो कैल्शियम है या बोन एब्नॉर्मलिटीज़ है, उसको हमको रूल आउट करना चाहिए। जी, और ये देखना चाहिए कि आगे फॉरवर्ड आगे की तरफ क्यों झुक रहे हैं, इसके लिए जो है आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाके सलाह लेना चाहिए और जो भी मसल कहीं वेस्टिंग हो रहा है मसल का, तो उसको भी रूल आउट ऑर्थोपेडिक सर्जन ही इस चीज़ को करेंगे। अगर माउथ से रिलेटेड है, माउथ में कोई चमड़े का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, माउथ खोलने में कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए जो है आपको ईएनटी सर्जन से आपको चेकअप करा के और इन्वेस्टिगेशन करा के और डायग्नोसिस तभी बनेगा जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसका कारण पता चल पाएगा। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, आपने जाना कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर जो मरीज आम लोग हैं जिनको बहुत सारी ईएनटी से संबंधित प्रॉब्लम्स समस्याओं का जोखिम बना रहता है, ख़ास तौर से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को ईएनटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सजग रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो जानकारियां हमें दी है इसके बाद आपकी जानकारी में ज़रूर इजाफा हुआ होगा, बढ़ोतरी हुई होगी, और मुझे काफ़ी भरोसा है कि आप इन जानकारियों के सहारे अपने ईएनटी से रिलेटेड बीमारियों को लेकर काफ़ी सावधानी बरतेंगे और काफ़ी हद तक आपको जानने को मिला होगा। तो इसके साथ ही अब कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ गया है। हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ रोचक और कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।